वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 साइंस का सेकंड चैप्टर और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 2.2 व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंसेस। क्या होता है जब एसिडिक सब्सटेंस को बेसिक सब्सटेंसेस के साथ मिक्स किया जाता है। तो चलिए इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं एक्टिविटी परफॉर्म करके। एक्टिविटी 2.7 लेट अस एक्सपेरिमेंट। चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। 1 ड्रॉप लेमन जूस का आपको टेस्ट ट्यूब में ले लेना है और फिर लगभग 20 ड्रॉप्स वाटर की इसमें डाल दो। ऑब्जर्व द कलर। अब कलर को ऑब्जर्व करो। अब जैसा कि पिछली एक्टिविटीज़ में आपने देखा ही होगा कि लेमन जूस का जो कलर है वो लाइट येलो होता है, हल्का पीले रंग का होता है। तो 1 ड्रॉप हम लेमन जूस का ले रहे हैं और उसमें 20 ड्रॉप्स वाटर डाल दे रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कलरलेस हो जाएगा। क्योंकि लेमन जूस की सिर्फ एक ही ड्रॉप ले रहे हैं ना, और वाटर तो 20 ड्रॉप है। तो अगर 20 टाइम्स ऑफ वाटर ऐड कर दोगे तो एकदम हल्का हो जाएगा, लगभग कलरलेस हो जाएगा। जो येलो कलर उसका हल्का था वो भी लगभग खत्म हो जाएगा। तो अब हमको लेमन जूस और वाटर का एक सोल्यूशन मिल गया है जिसका कोई कलर नहीं है, यानी ऑलमोस्ट कलरलेस है। ऐड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन टू इट। अब यहाँ पर इस एक्टिविटी में आपको लिटमस सोल्यूशन का यूज़ करना है। तो 1 ड्रॉप ब्लू लिटमस सोल्यूशन की उसमें डाल दो जिस टेस्ट ट्यूब में आपने लेमन जूस और वाटर लिया था। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज। क्या कोई कलर चेंज आपको ऑब्जर्व हुआ? देखो हमने क्या किया, ऐसे एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर 1 ड्रॉप लेमन जूस डाल दिया और 20 ड्रॉप्स वाटर डाल दिया, यानी हमको लेमन और वाटर का एक सोल्यूशन मिल जाएगा। अब वाटर तो न्यूट्रल होता है तो इसका कोई इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। बचा लेमन, तो ये एसिडिक होता है, यानी लेमन और वाटर का जो पूरा सोल्यूशन बना है वो एसिडिक सोल्यूशन है। अब इसमें हमने ब्लू लिटमस सोल्यूशन डाल दिया। तो आपने पढ़ा है कि ब्लू लिटमस एसिड के कांटेक्ट में आने पे रेड हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है। तो यहाँ भी हमने एसिड के अंदर ब्लू लिटमस सोल्यूशन डाला तो वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, रेड हो जाएगा। जैसे कि आपको फिगर 2.10 में दिया हुआ है, द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एडिंग ब्लू लिटमस सोल्यूशन। तो ये देख सकते हो रेड कलर का हो गया। स्लोली एड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर टू दिस टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एंड स्विर्ल इट वेल। अब धीरे धीरे आपको लाइम वाटर की ड्रॉप को ऐड करना है इस टेस्ट ट्यूब में ड्रॉपर की हेल्प से, यानी ड्रॉपर के अंदर लाइम वाटर ले लो, फिर एक एक ड्रॉप उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप डालते जाओ। जिस टेस्ट ट्यूब में हमने लेमन और वाटर का सोल्यूशन बनाया था, फिर उसके अंदर ब्लू लिटमस सोल्यूशन भी डाल दिया था और फिर कलर रेड हो गया था। तो ये रेड वाला जो सोल्यूशन है इसी में लाइम वाटर आप ऐड करते जाओ और साथ में आप स्विर्ल भी करते रहना, यानी इसको हिलाते रहना ताकि मिक्सिंग होती रहे। जो लाइम वाटर आप डाल रहे हो वो अच्छे से मिक्स हो जाए उस सोल्यूशन में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपको क्या ऑब्जर्व होगा? कोई कलर चेंज आपको देखने को मिलेगा क्या? तो हाँ बिल्कुल, जब लाइम वाटर आप ऐड करते चले जाओगे तो एक स्टेज आएगी जहाँ पर जो कलर है सोल्यूशन का वो रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द अबव सोल्यूशन। अब जब कलर ब्लू हो जाए तो फिर से एक ड्रॉप लेमन जूस की डाल दो। तो जब फिर से लेमन जूस आप डाल दोगे तो देखोगे जो कलर है वो ब्लू से वापस से रेड हो गया। कैन यू प्रेडिक्ट वाई देयर इज अ चेंज इन कलर। क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कलर चेंज क्यों हो रहा है? तो चलिए इसको एनिमेशन समझते हैं। तो ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने 1 ड्रॉप लेमन जूस डाला और 20 ड्रॉप्स वाटर डाल दिया। तो इस तरह से आपको एक लेमन जूस सोल्यूशन मिल जाएगा जिसके अंदर लेमन और वाटर दोनों ही प्रेजेंट है और ये देखने में ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट आपको दिखेगा। अच्छा, ये जो लेमन जूस सोल्यूशन है इसका नेचर क्या होगा? तो देखो इसके अंदर लेमन जूस और वाटर प्रेजेंट है। अब वाटर तो न्यूट्रल होता है, इसका कोई इफेक्ट होगा नहीं। जो लेमन जूस है वो एसिडिक होता है, तो मतलब ये जो सोल्यूशन है वो अभी एसिडिक है। इसी के अंदर आपने ब्लू लिटमस सोल्यूशन डाल दिया और ये चीज़ आपने पढ़ी है कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। तो होगा ये कि जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन आप डाल रहे हो उसका कलर रेड में चेंज हो जाएगा। तो ये ब्लू लिटमस सोल्यूशन आपने डाला और ये देखो रेड हो गया। तो यही बात यहाँ पर लिखी है, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन इज एडेड टू द लेमन जूस सोल्यूशन द कलर ऑफ सोल्यूशन टर्न्स रेड। लेमन जूस सोल्यूशन में जब एक ड्रॉप हम ब्लू लिटमस सोल्यूशन की डालते हैं तो वो जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन है वो रेड में चेंज हो जाता है। अब इसमें जब हमने लाइम वाटर डाला तो लाइम वाटर तो होता है बेसिक, यानी हमने एक बेस डाला। तो बेस डालने की वजह से आपको यह ऑब्जर्व होगा कि ये जो रेड वाला सोल्यूशन है वो धीरे धीरे ब्लू में चेंज हो जाएगा। When lime water is added to this test tube, the color of the solution eventually changes from red to blue. तो रेड से फिर से ब्लू हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा इसको समझते हैं। देखो हमने ब्लू लिटमस सोल्यूशन लिया था, जब ये एसिडिक सोल्यूशन में गया, यानी वही लेमन जूस सोल्यूशन जो कि एसिडिक है उसमें गया, तो इसका जो कलर है वो रेड में चेंज हो गया। अब जब इसमें हमने लाइम वाटर को ऐड किया तो ये रेड से वापस से ब्लू हो गया, यानी एसिड डालने की वजह से रेड हुआ था और बेस डालने की वजह से वापस जो उसका ओरिजिनल कलर था दैट इज ब्लू वो फिर से हो गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बेस था
उसने एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दिया। भाई एसिड की वजह से ही तो उसका कलर चेंज हुआ था, ब्लू से रेड हुआ था। बेस डाले तो वापस से ब्लू हो गया। तो जो काम एसिड ने किया था कि ब्लू से रेड किया, बेस ने उस काम को खत्म कर दिया कि भैया तुमने कलर चेंज कर दिया था, इसको रेड कर दिया था, हम वापस से उसका जो ओरिजिनल कलर है दैट इज ब्लू वो कर देंगे। क्योंकि देखो जो लेमन जूस सोल्यूशन हमने लिया था वो तो कलरलेस था ना, उसका तो कोई कलर नहीं था। मेन जो कलर सोल्यूशन का आएगा वो इसी लिटमस की वजह से आएगा। तो इस एक्टिविटी में यही बात आपको समझाई जा रही है कि जो बेस है ना वो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है। इसी तरह से जो एसिड है वो बेस के इफेक्ट को खत्म कर देता है। यानी दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। इसको आप पॉजिटिव और निगेटिव नंबर की तरह समझ सकते हो। जैसे आपने लिखा +2 और लिया -2, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो जैसे पॉजिटिव को आप एसिड मान लो और निगेटिव को बेस मान लो, तो एसिड और बेस मिलाया तो उसका इफेक्ट खत्म हो गया, ना ही अभी एसिडिक रह गया ना बेसिक रह गया, न्यूट्रल हो गया। दिस शोज दैट द सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक। तो वापस से कलर ब्लू हो गया। इससे ये बात समझ में आई कि अब जो सोल्यूशन है वो एसिडिक नहीं रह गया। अगर एसिडिक होता तो कलर रेड होता। लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड। लाइम वाटर ने क्या किया, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। लाइम वाटर क्या है, बेस है, यानी बेस ने एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब ये सोल्यूशन न्यूट्रल हो चुका है। अब इसमें अगर हम एसिड डाल दें फिर से तो क्या होगा, सोल्यूशन फिर से एसिडिक हो जाएगा और एसिडिक होने की वजह से फिर से कलर रेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एडिंग 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द अबव सोल्यूशन द सोल्यूशन अगेन बिकम्स रेड। तो न्यूट्रल सोल्यूशन में फिर से हमने लेमन जूस डाल दिया यानी एसिड डाल दिया, तो एसिड की वजह से जो सोल्यूशन है वो फिर से रेड हो जाएगा। तो ये देखो ब्लू से फिर से रेड हो गया। यानी एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास एसिड था यानी लेमन जूस सोल्यूशन था, इसमें जब हमने बेस डाला तो एसिड और बेस एक दूसरे का इफेक्ट को खत्म कर दिए, न्यूट्रल बना दिए। अब फिर से जब हमने एसिड डाला तो ये एसिड तो बचा रह गया, इसको खत्म करने के लिए तो कोई बेस है नहीं, तो कलर रेड हो गया। अच्छा जो एसिड और बेस है, अब इसके बारे में बहुत डिटेल में तो दिया नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ऐसा नहीं कि कितना भी आप एसिड ले लो, कोई सा भी एसिड ले लो और बेस डालोगे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बल्कि एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग और वीक भी होते हैं, इनकी पावर भी होती है। मतलब कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जैसे लेमन जूस हो गया, इसको हम खा भी लेते हैं। वहीं कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अगर आपके हाथ वगैरह पे गिर जाए तो जल जाए, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी तरह बेस भी होते हैं, कुछ कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप किस स्ट्रेंथ का एसिड और बेस ले रहे हो इस पर डिपेंड करेगा, कितना अमाउंट ले रहे हो इस पर डिपेंड करेगा कि कितना न्यूट्रलाइज करेगा। मान लो सेम स्ट्रेंथ का आपने इतना सा एसिड ले लिया और इतना सा बेस ले लिया, तो अब ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट को ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि ये जो एसिड है वो बेस के इफेक्ट को थोड़ा कम कर देगा। मतलब इतना पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन बेस का इफेक्ट अभी भी बाकी रहेगा क्योंकि बेस का अमाउंट ज़्यादा था। इसी तरह से हमने अगर दोनों एसिड और बेस के अमाउंट को सेम रखा, लेकिन जो एसिड लिया था वो स्ट्रॉन्ग था और जो बेस है वो वीक था, तो क्या होगा, जो वीक बेस है वो एसिड की स्ट्रेंथ को थोड़ा कम तो करेगा, लेकिन सोल्यूशन अभी भी एसिडिक रहेगा क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था। खैर इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी सिंपल सा आपको ये बात याद रखनी है कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी उसको न्यूट्रल बना देते हैं। इसी को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। When the solution of an acid is mixed with the solution of base in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic. तो जब एसिडिक सोल्यूशन मिक्स किया जाता है बेसिक सोल्यूशन के साथ सफिशिएंट क्वांटिटी में, देखो यही बात मैंने बताई ना कि आप कितने अमाउंट में एसिड और बेस ले रहे हो, और स्ट्रेंथ का भी फैक्टर आता है जो कि अभी दिया नहीं है, तो जब आएगा तो वहाँ पढ़ेंगे डिटेल में। तो सोल्यूशन ऑफ एसिड सोल्यूशन ऑफ बेस के साथ अगर मिक्स किया जाएगा सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो उसकी वजह से जो सोल्यूशन बनेगा वो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। अब ये जो रिएक्शन हुआ यहाँ पर, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन दैट इज रिलीज ऑफ हीट। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, तो देखो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। इसमें जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, जो चीज़ मिलती है, उनमें से एक होता है सॉल्ट और साथ में हमको वाटर मिलता है और हीट भी निकलती है। अच्छा एक प्रैक्टिकल मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन का दिखा देता हूँ टर्मरिक पेपर का यूज करके। इस टर्मरिक पेपर को हमने सोप सोल्यूशन के अंदर डिप किया था, जिसकी वजह से ये रेड कलर का हो गया, यानी बेस के कांटेक्ट में रेड हो गया। अब इसी के ऊपर हम एसिड डालेंगे। उसके लिए हमने ये लेमन ले लिया है, इसको स्क्वीज करेंगे इसके ऊपर और देखते हैं कि क्या चेंज हमको देखने को मिलता है। अब यहां पर देखो जो रेड कलर है वो चला गया, खत्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने इसको बेस के अंदर डाला था, यानी सोप सोल्यूशन के अंदर डाला था, तो बेस की वजह से रेड हो गया। अब इसी के ऊपर हमने एसिड डाला तो एसिड और बेस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, एक दूसरे को खत्म कर दिया। तो अब यहां पर ना एसिड है ना बेस है, यानी एक न्यूट्रल सोल्यूशन बन गया।
तो इसका जो ओरिजिनल कलर था वो वापस आ गया। तो न्यूट्रलाइजेशन में यही होता है कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। भाई बेस का काम था रेड करना, तो उसके काम को एसिड ने खत्म कर दिया। अब दोनों का कोई काम नहीं है और ये आपका न्यूट्रल हो गया, तो इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। There are many examples in the everyday life where you can observe the use of neutralization processes. अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस है, इसके एग्जाम्पल आप रोजाना की जिंदगी में देख सकते हो। चलिए फाइंड आउट करते हैं। 2.3 न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। तो सिचुएशन 1 की बात कर लेते हैं। कीर्ति जो है वो ऑब्जर्व कर रही थी बटरफ्लाई को गार्डन में। उसका जो हैंड है वो ट्री ट्रंक पे रेस्ट कर रहा था, यानी पेड़ पे उसने हाथ रखा हुआ था, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। अचानक से एक लाल रंग की जो चींटी है उसने उसको काट लिया। उसकी वजह से जो उसकी स्किन है जहाँ पर काटा था वो रेड हो गई और वहाँ पर पेन होने लगा। यानी चींटी काट लेती तो दर्द होता है कि नहीं, वैसा होने लगा। उसका जो भाई था उसने उसकी हेल्प की। कैसे हेल्प की? बाय अप्लाइंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा टू द अफेक्टेड एरिया। जहाँ पर चींटी काटी थी वहाँ पर गीला बेकिंग सोडा उसने लगा दिया। यानी बेकिंग सोडा लिया, थोड़ा सा पानी मिला दिया, गीला हो गया और वहाँ पर उसने लगा दिया, जिसकी वजह से जो पेन है उसमें आराम मिल गया। अब आपको क्या लगता है इसके पीछे का रीज़न क्या होगा? तो देखो, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब चींटी काटती है तो वो इंजेक्ट करती एसिडिक लिक्विड। कौन सा एसिडिक लिक्विड? फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। यानी जब चींटी काटती है ना तो उस काटने में वो क्या करती है, वो एक एसिड, कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। ये भी नाम याद रखना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एंट बाइट में कौन सा एसिड होता है। चींटी काटती है तो वो कौन सा एसिड स्किन के अंदर डालती है, तो वो होता है फॉर्मिक एसिड। तो वो एसिड स्किन के अंदर चला गया। एसिड की वजह से पेन हो रहा था, जलन हो रही थी। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा विच इज अ बेस। तो एसिड के इफेक्ट को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? बेस का यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए बेकिंग सोडा जो कि बेस होता है उसको रब किया उसके भाई ने। अब कौन सी रेमेडी लोग यूज करते हैं जब चींटी काटती आपके रीजन में? हो सकता कोई दूसरा बेस लगाएं, तो कौन सा लगाते हैं वो आपको बताना होगा। अब सिचुएशन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ऑन द फार्मर्स पोर्टल। अब ये फार्मर्स पोर्टल क्या है? तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मर की भलाई से रिलेटेड काम होता है। तो वहाँ पर एक क्वेरी डाली फार्मर ने, जिसमें यह था कि माई प्लांट्स नॉट ग्रोइंग वेल लेटली। यानी आजकल मेरे जो प्लांट्स हैं, खेत में जो मैं प्लांट ग्रो कर रहा हूँ, वो अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे हैं। जब डिटेल डिस्कशन किया गया, मतलब फिर पूछा गया कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, कैसे क्या हुआ, डिटेल में चीज़ें बताओ तो समझ में आएगी क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ से ये पता चला कि द एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, कि उस किसान ने क्या किया, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया। अब ये केमिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं? देखो, ये ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो सॉइल में डाले जाते हैं, जो हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रो करने में, अच्छे से ग्रो हो सके। क्योंकि देखो, प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। वो न्यूट्रिएंट उसको कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं। अब अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो वही जो न्यूट्रिएंट है, वही जो केमिकल है जिसकी प्लांट को ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, अगर सॉइल से नहीं मिल पाते तो बाहर से डालते हैं कुछ आर्टिफिशियल बना के, तो उसी को फर्टिलाइज़र कहा जाता है। तो वो जो फार्मर था वो बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहा था। अच्छा, ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं इसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। तो वो एसिड जब सॉइल के अंदर जाएगा तो सॉइल कैसी हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी। तो दिक्कत ये आ रही थी कि केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की वजह से उसके खेत की जो मिट्टी थी वो एसिडिक हो गई थी। एसिडिक होने की वजह से प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा था। वॉट रेमेडी माइट बी प्रोवाइडेड टू हिम? उसको क्या रेमेडी बताई जाए? यानी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसकी जो सॉइल है वो एसिडिक हो गई है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो आप कहोगे बेस मिला दो, न्यूट्रल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक द प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल। इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम विच इज अ बेस। तो जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते। इसके लिए हमको एक बेस डालना होता है। कौन सा बेस डाला जाता है? आमतौर से लाइम यानी चूना डाला जाता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। ऐसे यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं कि जब सॉइल बहुत एसिडिक हो जाती है तो वहाँ पर कौन सा बेस यूज़ किया जाता है या कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया जाता है? तो बता देना, लाइम यानी चूने का यूज़ किया जाता है, चूना डाल दिया जाता है। इफ़ द सॉइल इज बेसिक। अच्छा, अगर सॉइल बेसिक हो जाए तब क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कंपोस्टेड लीव्स आर एडेड टू इट। तो अगर सॉइल बेसिक हो गई है तो एसिड डालना पड़ेगा, लेकिन कोई सा भी ऐसे एसिड नहीं डाल सकते क्योंकि जो एसिड है वो प्लांट को नुकसान भी कर सकता है। तो क्या करें? तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो मैन्योर है यानी जैसे काउ डंग मैन्योर, गाय के गोबर की जो खाद वगैरह होती है वो डाल दी जाती है, या फिर जो कंपोस्टेड लीव्स है, कंपोस्टिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे लीव्स वगैरह या प्लांट का जो वेस्ट है जब उसको ज़मीन के अंदर डाल के कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस पर अटैक करके उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो होता ये है कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है वो रिलीज़ करता है एसिड। तो मैन्योर या कंपोस्टेड लीफ
जो कि ऑर्गेनिक मैटर यानी लिविंग थिंग्स हमको मिलता है, तो ऑर्गेनिक कहते हैं उसको। तो ये जब सॉइल के अंदर डाला जाता है तो इसमें से एसिड रिलीज होता है। ये एसिड क्या करता है, जो बेसिक नेचर है सॉइल का उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो सॉइल अगर बेसिक है तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि मैन्योर और कंपोस्टेड लीव्स हो गया, इसको ऐड करते हैं। अब कभी कभी जो सॉइल है वो तो न्यूट्रल रहती है, लेकिन जो प्लांट उसमें ग्रो हो रहे हैं उनकी जो हेल्थ है वो अभी भी पुअर रहती है, यानी अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, बड़े खराब से प्लांट ग्रो हो रहा है, विच कैन बी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो ये इस वजह से हो सकता है कि जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो। यानी ऐसा नहीं कि प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब वो सॉइल एसिडिक है या बहुत बेसिक है। न्यूट्रल होने पे भी ऐसा हो सकता है कि प्लांट अच्छे से ग्रो ना हो, तो वहाँ पर ये रीज़न हो सकता है कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो, क्योंकि न्यूट्रिएंट का यूज़ करके ही प्लांट ग्रो होते हैं। उनकी कमी होगी तो भी अच्छे से नहीं ग्रो होगा। अब सिचुएशन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अब अश्विन का जो फ्रेंड है गुरबीर, वो इंडस्ट्रियल एरिया के करीब रहता है, यानी ऐसा एरिया जहाँ आसपास इंडस्ट्री है वहाँ पर ये रहता है, उसी के आसपास। He shared with him that the fish population in his neighborhood lake was declining day by day. उसने बताया कि उसके पास में जो लेक है वहां पर फिश की जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। What do you think might be the cause of this? अब आपको क्या लगता है इसके पीछे का रीज़न क्या होगा? तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि फैक्ट्री वगैरह से जो वेस्ट रिलीज हो रहा है वो लेक के अंदर जा रहा हो, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो अगर फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है वो एसिडिक नेचर का है, तो फिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि लेक के अंदर जो फिश है उसको बचाया जा सके? तो एसिड है तो वही न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी बेस डालना पड़ेगा। द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेज बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। तो लेक के अंदर वो जो फैक्ट्री से निकलने वाला सब्सटेंस है जो कि एसिडिक नेचर का है उसमें पहले से ही बेस डाल दो ताकि उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए और फिर फिश को नुकसान ना हो। लेट अस रैप अप, चलिए समेट लेते हैं जो चीज़ हमने पढ़ी है। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन अश्विन कीर्ति's पेपर शीट व्हेन द लिक्विड वाज स्प्रेड ऑन देम। तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो वर्ड्स हैं यानी वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये जो अश्विन और कीर्ति के पेपर शीट पे अपीयर हुआ था जब लिक्विड को स्प्रे किया गया था, तो ऐसा क्यों हुआ? डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग अ टर्मरिक सोल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड एंड अ सोप सोल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर? क्या आपको ये लगता है कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, यानी ऐसा हो सकता है कि वो जो सोल्यूशन स्प्रे किया जा रहा था वो टर्मरिक सोल्यूशन हो और सोप सोल्यूशन का यूज़ किया गया हो उस पेपर पे लिखने के लिए? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब आप सोप सोल्यूशन से लिखोगे और उस पर टर्मरिक सोल्यूशन स्प्रे करोगे तो टर्मरिक सोप सोल्यूशन के कॉन्टैक्ट आने पर रेड हो जाएगा, तो वो फिर दिखने लगेगा। तो यही हुआ रहा होगा इन अ नटशेल। अब चलिए जो चीज़ें हमने पढ़ी उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे आसपास जो सब्सटेंसेज है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि उनका जो नेचर है वो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। अब जो एक्सट्रैक्ट है लाइकेंस के, रेड रोज के, रेड हिबिस्कस के, पर्पल कैबेज के, टर्मरिक के, इसके अलावा और भी चीज़ें, इसको हम यूज़ कर सकते हैं सब्सटेंसेस के नेचर को इंडिकेट करने के लिए कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है कि क्या है। अब वो सब्सटेंसेस जो डिफरेंट कलर शो करते हैं एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में, उनको हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। अब जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, वहीं जो बेसेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि बेस कैसे स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है ना, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, और ब्लू भी बी से स्टार्ट होता है। तो बी से बेस, बी से ब्लू, यानी बेस का काम क्या है, लिटमस को ब्लू कर देना। अगर ब्लू लिटमस लिए रहोगे तो वो ब्लू ही रहेगा, रेड लोगे तो वो ब्लू कर देगा, यानी फाइनली आपको ब्लू मिलेगा। तो बेस का याद हो गया, तो बचा एसिड का, तो वो रेड हो जाएगा। यानी एसिड क्या करेगा, लिटमस को रेड कर देगा। अगर रेड लिटमस लोगे तो रेड का रेड ही रहेगा, ब्लू लोगे तो वो रेड हो जाएगा। अब रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट है वो रेड कलर देता है एसिडिक सोल्यूशन में और ग्रीन कलर देता है बेसिक सोल्यूशन में। जो येलो कलर है टर्मरिक का वो रेड हो जाता है बेसिक सोल्यूशन में, लेकिन कोई भी कलर चेंज हमको देखने को नहीं मिलता एसिडिक और न्यूट्रल सोल्यूशन में। अब एक एसिड और एक बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, और ऐसा होने में फिर सॉल्ट बनती है, साथ में वाटर बनता है और हीट भी निकलती है। बहुत सी रोज़ाना की जो प्रॉब्लम है, जैसे चींटी ने काट लिया, सॉइल का जो एसिडिक और बेसिक नेचर है, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है, इसको मैनेज किया जा सकता है न्यूट्रलाइजेशन वाले प्रोसेस से। तो ये था इस चैप्टर के अंदर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है, तो इससे ये होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने एक नया चैनल भी बनाया स्पेशली फॉर क्लास 7, उसको भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।